से। तो तैयार हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखते हैं। जैसा कि टीना डाबी और अतहर रामर दोनों के इंटरव्यू में पढ़ा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि भारत को जानो, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, मेरी एक बहुत लंबी सीरीज चलती है इस पर, और ये स्टूडेंट्स को लास्ट में लाकर एक 70 टॉपिक तक जो है सीमित कर देती है, और वो टॉपिक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बड़ा रिसर्च किया है मैंने इस पर, काफी ज्यादा मेरी जो अध्ययन है, चाहे वो इंडिया ईयर बुक की हो, चाहे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की हो। फिलहाल मैं आज आपको एक अपने सब्जेक्ट के साथ जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और जो आगे इसको धीरे धीरे मैं जो कल से 6 क्लास में मैं लेकर जाऊंगा, वहां पर मैं पहले एक पूरा एक डायमेंशन क्रिएट कर दूं, ठीक है, कि एक्चुअली में ज्योग्राफी कैसे जो है वो जाती है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटीज है उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस जिसको डिवोटेड है वो ज्योग्राफी है, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री में काफी हद तक फैक्ट की वजह से वो सडनली सिमट जाता है, लेकिन ज्योग्राफी अपने आप में इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी, सेटलमेंट, ये सारा जो है डायमेंशन लेते हुए ये बहुत बड़ा हो जाता है। और आपको पता होगा जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, तमाम लोगों के सेगमेंट्स देखे होंगे, वहां उन्होंने बार बार एक ही बात कही है, और वो ये कहा है कि आप जो है वो जब तक आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं करेंगे, विच इज अ मोस्ट यूजफुल बुक, तब तक आपके लिए जो है वो प्री के नंबर लाना बहुत मुश्किल काम रहेगा। चले हम लोग, तो अब मेरे साथ इसी तरह आपको चलना है। तो टीना डाबी ने कहा कि नो द कंट्री, अपने देश के बारे में, भारत के बारे में जानना है। ये इन्होंने कह तो दिया, लेकिन भारत क्या है? भारत क्या एक यूनिट है? क्या एक सामाजिक यूनिट है? मेरे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान, चाहो तो लिख लो, अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे उजांकिंस अगर मेरे क्वेश्चंस को लिखें। कई बार मैं डिस्कशन की इतनी हाइप पर होता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, भाई ये मेरे स्टूडेंट हमेशा कहते हैं। तो एक काम करो, इन क्वेश्चंस को लिख लो। क्या भारत एक सांस्कृतिक इकाई है? ठीक है, इंडिया इज अ कल्चरल यूनिट। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसका जवाब ढूंढेंगे। कुछ प्रश्न मैं अभी तैयार कर दे रहा हूं जिनके जवाब हम आगे एनसीईआरटी में पढ़ते समय ढूंढेंगे। क्या भारत एक राजनीतिक इकाई है? इंडिया इज अ पॉलिटिकल यूनिट। बताओ, इंडिया इज अ पॉलिटिकल यूनिट। नेक्स्ट, क्या भारत एक सामाजिक इकाई है? इंडिया इज अ सोशल यूनिट। इंडिया इज अ सोशल यूनिट। नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं चाहिए मुझे तुमसे। अभी मैं तुम्हारी ये सारे प्रश्नों को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अभी तुम खुद कहोगे कि हमने इतनी जल्दी, कभी भी जल्दबाजी मत करना, ये बहुत ही गहरे क्वेश्चन है। मैं तुम्हारे हर सेगमेंट को आज ही तोड़ दूंगा। ये जो क्वेश्चन दिए हैं मैं तुम्हें कल मैंने आपको समाज के बारे में बताया था ना, अगर समाज एक इकाई है हमारे, तो हमारे यहां जातियों के आधार पर वोट क्यों पड़ते हैं? हमारे यहां धर्मों के आधार पर दंगे क्यों होते हैं? हमारे यहां भाषाओं के आधार पर विभाजन क्यों होता है? आज हिंदी भाषी और जो है तमिल भाषी या द्रविड़ियन लैंग्वेज के बीच में डिवीजन क्यों है? आप मुझे बताइए, क्या क्षेत्रवाद आज आपके भारत की सच्चाई है या नहीं है? मुझे बताइए, रीजनलिज्म तुम्हारे यहां पॉइंट है या नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो बहुत विकास, अंत में सभी पार्टीज को अपने जातिगत समीकरण बनाने पड़ते हैं या नहीं बढ़ाने पड़ते? अपने धार्मिक समीकरण जो है बनाने पड़ते हैं कि नहीं बनाते पड़ते? आप मुझे बताइए, क्या आप इस वोटिंग पैटर्न की सच्चाई से वाकिफ नहीं है? और राजनीति हमेशा जो है वो समाज की देन होती है। जैसा समाज होता है वैसा ही पॉलिटिक्स चलती है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ राजनीति को जो है दोष नहीं दे सकते कि फलाना नेता करप्ट है। एक करप्ट समाज ही एक करप्ट राजनीति को जन्म देता है, इस बात को याद रखिएगा। एक जो करप्ट आपकी सोसाइटी है वो करप्ट पॉलिटिक्स की क्या होती है? जन्मदाता होती है। पॉलिटिशियन को वोट देने वाले कौन लोग होते हैं? हम और आप ही होते हैं। तो समाज यह है कि हमारे समाज का नेचर क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सोसाइटी in India. You have to identify India in a micro level. अभी आप मैक्रो लेवल पर इंडिया को देख रहे हो। आप भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देख रहे हो, एक जो है वो पॉलिटिकल इकाई के रूप में देख रहे हो, एक जो है वो सांस्कृतिक इकाई के रूप में देख रहे हो। लेकिन जब आप इसका सूक्ष्म अन्वेषण करोगे, यही यूपीएससी चाहता है। तुम चाय की दुकान पर बैठ के पेपर नहीं खोल रहे हो कि अबे देखो भैया फलाना पार्टी में ये होगा, ढेकाना पार्टी में ये हो गया। तुम्हें क्या करना है? तुम उसको माइक्रो लेवल पे जाकर ऑब्जर्व करोगे, और जब माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें इसके चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। और यही मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की, क्योंकि तुम्हारी सर्विस में मैंने पहले भी कहा, इसके आगे मैंने एक और पॉइंट जोड़ा, और वो ये पॉइंट था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्लियरली, यानी कि समस्याओं को सही ढंग से समझने का प्रयास करो। समस्याएं अगर समझ में आ गई कि एक्चुअली में चैलेंजेस क्या है, न्यूज़पेपर, बुक्स, एनसीईआरटी, ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो उलझे रहोगे और बाद में कहोगे यूपीएससी का एक और फुल फॉर्म होता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। पढ़ के कुछ और जाते, पूछता कुछ और है। राइट, चलिए।
तो हम लोग कल से आगे बढ़ते हैं और कल हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था भारत की बाउंड्रीज के बारे में। अब आपको समझ में आया होगा कि जब भारत अपनी विदेश नीति बनाता है, जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, तो उसे वेनेजुएला का चिंता उतनी नहीं है जितनी जिम्बाब्वे की, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों, कौन सी पॉलिसी हम लोग इस समय अडॉप्ट कर रहे हैं, कल मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से मुझे क्विक रिवाइज करो क्योंकि कल से आपकी आंसर राइटिंग की क्लास भी शुरू है। जी हाँ, आज आपको मेरे साथ मेंस का क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, हाँ या ना बताओ मुझे, हाँ या ना। मुझे मेरे साथ मेंस का क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है? अभी आज दूसरे दिन ही तुम्हें घुसा दूंगा मेंस के पेपर में और 15 नंबर का क्वेश्चन करा के आज निकालूंगा और तुम करोगे। बस आपको मेरे साथ क्या करना है, आज 15 नंबर की वैल्यू हमें क्रिएट करनी है, मेरे साथ याद रखना। 15 मार्क्स आज क्रिएट करके इस क्लास से निकलना है हमें। यस तो यस है, तो मेरे साथ बहुत ध्यान से चलो। अगर तुम्हें कोई चीज छूट रही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्लास को एक्वायर कैसे करते हैं। अभी आपने वो स्किल मेरे साथ सीखी कहां है? मेरे जितने बच्चे कॉन्सेप्टर के वो जानते हैं कि मेरी क्लास, अभी मैं आपको नोट सिखाऊंगा, मेरी क्लास खत्म होगी और 5 मिनट के अंदर मेरे पास व्हाट्सएप आ जाएगा, फोटो खींच के पूरी की पूरी क्लास वो ऐसे चिपका देते हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा। टेंशन बिल्कुल मत लो, बस मेरे साथ चलो। आज करना है 15 नंबर, चलो वेरी गुड। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, एक बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाईली अलर्ट रहो मेरी क्लास में, बिल्कुल नहीं इधर उधर दिमाग जाना है। जो है टाइपिंग वाइपिंग सब बंद, मेरे साथ धड़ाधड़ 15 नंबर करके निकलेंगे। आज की क्लास एक आपकी 15 नंबर की है। चलो, नेबर फर्स्ट, शाबाश। नॉट प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर इज ऑल अबाउट पाकिस्तान, गलत है बिल्कुल जवाब। कल प्रॉक्सी वॉर की कहानी छदम युद्ध, ये कल का क्वेश्चन हमने मेंस का कल किया था। हमारा नेबर फर्स्ट पॉलिसी, वंडरफुल, जिन्होंने जवाब दिया उन सभी को बहुत बहुत शाबाश। लेकिन सवाल है कि भारत नेबर फर्स्ट पॉलिसी क्यों लेकर आता है, उसका जवाब है किसके पास? उसका जवाब है भारत की ज्योग्राफी के पास। जो ऐतिहासिक रूप से, मैंने कल कर्जन को कोट किया था, कर्जन को कोट किया था, कर्जन की कोट करने की वजह से आज अगर हम अपनी पॉलिसीज में, अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट 2 साल का उठाकर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, तुमने देखा होगा बार बार, यहां तक कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बार बार हिंद महासागर का जिक्र आ रहा है, इंडियन ओशियन का जिक्र आ रहा है। क्यों आ रहा है जल्दी बताओ मुझे, किसने कोट किया था और क्या कहा था भारत के बारे में? प्लीज, क्या कहा था भारत के बारे में? वाई इतना बड़ा है कि पेंटागन की रिपोर्ट यूएस के, उन्होंने एशिया पैसिफिक शब्द को ही बदल दिया और एशिया पैसिफिक शब्द की जगह इंडो पैसिफिक शब्द को लेकर आया गया। मेंस का क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक, ये दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? एंड व्हाई पेंटागन एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर वन इंडो पैसिफिक, यानी पेंटागन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना क्यों की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कि यह हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों चाइना इस क्षेत्र में भारत के सभी पड़ोसी देशों को पैसा दिए जा रहा है, लगातार पोर्ट डेवलप कराने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, क्वाड, क्वाड QUAD, क्वाड यानी 4 देश मिलकर क्यों हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं? अभी मैंने IR नहीं पढ़ाया है, पेपर 2 नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्या मेरा स्टूडेंट इसका जवाब दे सकता है जिसने कल की क्लास की थी? हां या ना बताओ मुझे। हां सर, समझ में आया। कर्जन को कोट करोगे हिस्ट्री के साथ, करोगे या नहीं करोगे मुझे जल्दी बताओ। वंडरफुल, अपर्णा ने बिल्कुल, देखो कितना बढ़िया जवाब दिया है, वंडरफुल, शाबाश, यही चाहिए मुझे, हाई अलर्ट, बिल्कुल शाबाश। क्या जवाब आ रहे हैं? वंडरफुल। That as the crown position of India, India divided the whole Indian Ocean in the 2 parts. ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, one is Arabian Sea and the second one is बे ऑफ बंगाल। और सभी देशों को जो भी इस जो है इंडियन ओशियन से जाना चाहता है उसको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सो इंडिया विल बी इन लीडिंग पोजीशन इन इंडियन ओशियन, और जिसने समुद्र पर कब्जा कर लिया वो देश पूरी दुनिया के यातायात को भी पकड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज से कुछ साल पहले प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था अमेरिका के उदय के बाद। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब ब्रिटेन का बोलबाला था तो अटलांटिक महासागर सबसे टॉप पर था। अटलांटिक सब कुछ था, स्वेज नहर जो है वो एक बहुत बड़ा उनके लिए लकी ड्रॉ था। प्रशांत महासागर अमेरिका के आने के बाद बना, लेकिन हिंद महासागर क्यों? वाई इंडियन ओशियन, क्वेश्चन लिखो, हिंद महासागर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना महत्व क्यों? जल्दी लिखो मेरे साथ, शाबाश। बिल्कुल आज टाइम नहीं दूंगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराना जाऊंगा, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन मेंस का डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा, और आज आपको एक मेरे साथ और जाना है, ठीक है। और पेपर 1 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा आज आपसे। चलिए नेक्स्ट बताइए, वाई इंडियन ओशियन, पूरी जान लगा दिया, जिसको मौज काटनी है वो निकल रहे यहां से। चलो, जवाब बड़ा सही है इसका, बहुत सही जवाब है,
शाबाश, तानिया जंगवाल ने बताया 80%। मलक्का डायलेमा बोलते हैं, यहां मलक्का है, मलक्का डायलेमा बोलते हैं चीन का। लेकिन बेटा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य है, सिर्फ चीन को रोकने के लिए इतनी बड़ी शक्तियां या भारत जो है वो इसमें नहीं आएगा। कुछ और बहुत बड़ा कारण है जो आपको बताना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपका एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें आंसर में और भी बहुत सी चीजें देनी पड़ेगी। वंडरफुल बेटा, शाबाश, तानिया ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है। नॉट त्रिशाला, नॉट रीजनल पॉलिसी। पॉलिसीज जो नीतियां होती हैं वो इन सीटू कंडीशंस का रिप्लिकेशन होती है। अभी सब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। कल मैंने, अगर याद होगा बच्चा लोगों, कल मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया था, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, मैंने कहा ना भूगोल में ही सारी चाबी मैं तुम्हारी छुपा दूंगा और तुम आराम से इसको जो खोल ले जाओगे सारा ताला। सबसे मत, नॉट नेचुरल ऑयल, वो तो सऊदी अरेबिया के पास है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रिसोर्स होगा, कल मैंने आपको क्या बताया था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। क्यों इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा था ना, ध्यान से देखो, तुम्हारी कॉपी से आंसर निकाल रहा हूं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन। और पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के पास सबसे युवा आबादी, 2020 के बाद हमारी सबसे बड़ी युवा आबादी का हम हिस्सा बन गए। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश है। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और तमाम जो एशिया की कंट्रीज हैं वो अब उदय कर रही हैं। यहां तक कि अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। 19वीं सदी क्या नाम है, यूरोप की थी, उसके बाद जो है 20वीं अमेरिका की रही, 21वीं सदी आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, द 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ एशिया बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास जो जनांकीय लाभांश होगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन जो लेबर फोर्स है यानी श्रम शक्ति हमारे पास होगी, आईटी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। सबसे बड़ा बाजार कौन होगा, हम होगा। हम लोग कंज्यूम करेंगे, इंडियंस, इंडोनेशियंस, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये सभी के सभी जो एशियन कंट्रीज हैं वो बहुत तेजी से राइज करेंगी। यानी अगर पूरी दुनिया को अब अगर मार्केट की तलाश करनी है तो वो किसके पास आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा एशिया के पास आना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया की जो चाबी होगी, पूरी दुनिया की जो की होगी, वो किसके पास होगी, वो होगी एशिया के पास। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, पूरी दुनिया का सामान हम खरीदने की हालत में है, ज्ञान हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, यूथ पॉपुलेशन है। जापान भले चाहे बूढ़ों की समस्या, यूरोप पूरी तरह से बूढ़ा होता चला जा रहा है, अमेरिका में स्टैग्नेशन आ रहा है, चाइना में भी स्टैग्नेशन आ रहा है। लेकिन अगर बाकी क्षेत्रों को देखें तो वहां पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, युवा आबादी होती चली जा रही है। और यह बता रहा है कि पूरी दुनिया का सेंट्रल पॉइंट अब कहां होगा, एशिया में होगा। और एशिया में खासतौर पे साउथ एशिया, भारत किसका हिस्सा है, साउथ एशिया का हिस्सा है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा भूभाग, सबसे ताकतवर भूभाग, सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी के रूप में यानी लोकतंत्र के रूप में कौन है, हम इंडियंस हैं। यानी जितना भी हमारे पास स्थिर एक सरकारी तंत्र है, हमारे पास शासन व्यवस्था अच्छी है, हमारे पास युवा आबादी है, हमारे यहां युवा आबादी में पढ़ाई लिखाई हो रही है, सरकार तमाम तरह के वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है, हमारे पास बहुत अच्छा भूभाग अवेलेबल है, हमारे पास 7200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है यानी तट रेखा है। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे ताकतवर होने जा रहा है वो कौन होने जा रहा है, भारत होने जा रहा है। और यही कैलकुलेशन दुनिया के सारे देश करके बैठे हुए हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़ने को तैयार है। यस या नो? अगर आज का पेपर कोट करता आ रहा हूं, फिर वापस पढ़ा होगा। आज आपको पता है कि आज की कंडीशन में नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रह गए इजराइल के, और पिछले कुछ सालों से हमने इजराइल के साथ बहुत अधिक अपनी दोस्ती कर ली है। इजराइल जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में दुनिया का सिरमौर है, बहुत ही ताकतवर, और हमारे साथ वो अपना जो जितना भी रक्षा अनुसंधान है वो शेयर करता है। वो हमारा बहुत बड़ा जो है डिफेंस पार्टनर और सर्विलांस पार्टनर है वो। और ऐसी कंडीशन में जैसे उसके नए प्रधानमंत्री बने, उनका स्टेटमेंट आज किसने किसने पढ़ा है कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगे। बोलो हां या ना? पढ़ा किसने किसने, जल्दी बताओ। आज जिसने, आपने देखा कि जो नए प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़े हो, जागरण पढ़े हो, कोई भी पढ़े हो, कि हम अपने इंडिया के साथ रिलेशनशिप को और क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रैटेजिक करेंगे, हम और आगे जाएंगे। इट डजंट मैटर कि नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री थे या कोई और नया प्रधानमंत्री है, मैटर है कि उनके लिए इंडिया की राइजिंग पावर एक बड़ा बाजार है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए सबसे बड़ा
बाजार इस समय कौन है? भारत है, क्योंकि भारत को अपनी बहुत बड़ी बाउंड्रीज को, 15,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी बाउंड्रीज को अपने सुरक्षित करने के लिए इजराइल के जो बेहतरीन सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राइट या रॉन्ग मुझे बताओ। पढ़ा? डन। इसे बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक। जो पढ़ो उसको तुरंत जोड़ो। याद हो गया? नहीं है तो आज जाके निशान लगाना। चलिए, तो आपको समझ में आया कि एक छोटी चीज जो हम पढ़ते हैं उसका रीजन निकालना बड़ा जरूरी होता है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट कि क्यों भारत दक्षिण एशिया में बहुत ही ताकतवर भूमिका निभाएगा, बहुत ताकतवर भूमिका निभाएगा। और उसको चैलेंज करने वाला कौन है? चाइना है। और चाइना को भारत अकेले नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने क्वाड यानी QUAD जिसका जो है वो उसने एक जो है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, US और भारत शामिल हैं। राइट? क्लियर है? और यही कारण है कि G7 में हमें इनवाइट किया जाता है और हमारी बात को रखा जाता है, क्योंकि चाइना से अब सभी देश घबराए हुए हैं। चाइना बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, वो किसी को जो है वो अब ध्यान नहीं दे रहा है, वो सेल्फ सस्टेन हो चुका है, स्व आधारित हो चुका है। और ऐसी कंडीशन में उससे लड़ने के लिए अब इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी, दुनिया भर के प्लेयर। और वो प्लेयर कौन हो सकता है? वो प्लेयर भारत हो सकता है, क्योंकि इंडिया की खुद की एंबिशन इस पूरे क्षेत्र में बॉस बनने की है, अग्रणी बनने की है, आगे बढ़ने की है। और हमारी ज्योग्राफी, हमारे रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी लोकेशन, हमारी पोजीशन, ये सब कुछ बता रही हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग सिरमौर हो सकते हैं। समझ रहे हो कैसे पढ़ना होता है? क्लियर है? दुनिया की आज दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है और दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन यानी यंग एज पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड वो भी भारत के पास है। तो इसीलिए हम पूरी दुनिया का बाजार है, पूरी दुनिया का ध्यान है, चाहे वो कोई इजराइल में नए प्रधानमंत्री हो, अमेरिका में कोई नया राष्ट्रपति हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई नया प्रधानमंत्री, डजंट मैटर फॉर अस, डजंट मैटर फॉर अस। पहले ये इंडिया को अवॉइड करते थे, अब ये इंडिया को इनवाइट करते हैं। बहुत बड़ा चेंज आ चुका है दोनों के दृष्टिकोण में। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारी ज्योग्राफिकल और हमारी पॉलिटिकल सोशल सिस्टम है। क्लियर है? डन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमी। पूरी कहानी के इस खेल में ज्योग्राफी इकोनॉमी का, मैंने पहले भी कहा था, ज्योग्राफी इकोनॉमी को तय करता है। राइट? यानी कि जो अगर भारत अपने इस कोस्ट लाइन को यूज करना शुरू कर देगा अच्छे से, ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो भारत पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर सकता है। इधर पूरा का पूरा अफ्रीका है, यहां से व्यापार कर सकता है, जो कि आने वाले समय में राइज करेगा। और ये पूरा पूरा एशिया और जो है प्रशांत के साथ इसको लिंकअप करता है। तो इसके लिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक इसकी पोजीशन है और भारत इस पूरे क्षेत्र में डोमिनेंस हो सकता है और इस तरह से इसकी इकोनॉमी क्या हो सकती है? राइज कर सकती है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की, तो सबसे पहले हमारे पास दो सेगमेंट यहां आते हैं, लिखते जाओ, ट्रेड यानी व्यापार, आ रहा हूं सागर, टेंशन ना लो, चलते रहो, भी आता हूं, उस पर भी आ रहा हूं। ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार दो तरीके का होता है, एक इंटरनल यानी आंतरिक, 11th जब 12th क्लास की एनसीईआरटी में आएंगे तो हम इसके बारे में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल यानी बाह्य। आंतरिक तो हम जानते हैं कि देश में सामान बनता है, सामान जो है बाजारों में बेचा जाता है, भारत में उसकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो उसको कंज्यूम कर लेती है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बारी आती है तो एक्सटर्नल ट्रेड में हमारी हालत बहुत खराब है। हालांकि हिस्टोरिकल ऐसा नहीं है, जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले तक यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक हमारे पास पूरी दुनिया के व्यापार का 17.5% यानी 17.5% पूरा जो लीडिंग जीडीपी था वो हमारे पास हुआ करता था। यानी हमारी जो टोटल एक्सटर्नल हमारा जो व्यापार हुआ करता था, हमारा ट्रेड था, वो यूरोप की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा था। बट अंग्रेजों ने बहुत ही इंस्टीट्यूशनल वे में, बहुत ही संस्थागत तरीके से हमारी इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया, हमारी कमर तोड़ के रख दी और आज हम जो है वो बहुत पीछे चल रहे हैं। आज हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है नियरली 1.9% के आसपास है, 17.5 से 1.9 आ गए। लेकिन इसके पीछे कई रीजंस हैं जो हमें समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ट्रेड हमारा क्या था, हमारी पॉपुलेशन कैसे काम कर सकती है, चाइना ने कैसे इंडिया के ही मॉडल को अडॉप्ट करके आज दुनिया का वो जो बहुत बड़ा बन गया और हमने अपने मॉडल्स को आदर्श की किताबों में डाल के हम बर्बाद हो गए। हिस्ट्री में मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, इकोनॉमी में इसके बारे में बात करूंगा। राइट, नेक्स्ट वन मिनरल। मिनरल्स मैंने कल आपको बताया था, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल्स उन्हीं का एक पार्ट होता है। मिनरल यानी खनिज, खनिज यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल।
अभी जैसे किसी ने कहा कि चाइना स्टील के उत्पादन में, आयरन के उत्पादन में दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। आपने देखा होगा आज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितने भी मोबाइल फोन XYZ, वो सब चाइना से बन के आ रहे हैं। कभी सोचा कि चाइना इतना क्यों बना ले जाता है? कभी सोच के देखा कि दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक हब, पूरी दुनिया की कंपनी चाइना में आके काम करती हैं, राइट? उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, आप मुझे बताएंगे? दिलीप ने क्वेश्चन पूछा है कि गुरुदेव, श्रीलंका को भारत के मानचित्र में क्यों दिखाया जाता है? मैप पे आऊंगा तब बताऊंगा ना, अभी उसका रिलेवेंस है नहीं, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट अभी तुम्हें बताऊं, आर्कीपिलैगो, तो तुम कहोगे सर ये क्या होता है, फिर मैं तुम्हें आर्कीपिलैगो बताऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि वैगनर के सिद्धांत के साथ अभी आगे चलो। तो अभी तो मेरे साथ बहुत लंबा जाओगे, अभी तो ओवरव्यू हम कर रहे हैं, तुम्हें समझ में तो आएगा हमें कहां इसको जो है ऐसी तैसी करनी है। तो कच्चा माल, आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है, आपके प्री में आया हुआ था, प्री में लिख लो चाहो तो, ये प्री का क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। और कहां से आते हैं? जिसने एनसीईआरटी को सही ढंग से समझ लिया वो वैसे भी मालिक है यूपीएससी में, प्री में। शाबाश। एक होता है रेयर अर्थ मटेरियल, लिखो रेयर अर्थ मटेरियल, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, दैट इज मैटर। ये कच्चा माल वच्चा माल नहीं लिखना है, दैट इज ऑल अबाउट रेयर अर्थ मटेरियल। लिखो दुर्लभ मृदा तत्व। यूज कहां होता है? लिखो रेयर अर्थ मटेरियल कहां यूज होता है? फॉर इलेक्ट्रॉनिक चिप। इलेक्ट्रॉनिक चिप, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाते हो ना, आईसीज बनाते हो, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, हर जगह उसकी जो जान होते हैं, इसको बनाने में यूज किया जाता है। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसीज। नाइन्टी 90% पूरी दुनिया का रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास है, 10% जापान के पास है। 90% पूरी दुनिया का रेयर अर्थ मटेरियल किसके पास है? चाइना के पास है। अब या तो मैं चाइना से इंपोर्ट करूं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, और या तो अब मैं क्या करूंगा, चाइना में जाके बनाऊंगा, मजबूरी हो गई मेरी। तो तुम्हें समझ में आया कि दुनिया भर की बड़ी से बड़ी लीडिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज चाइना में क्यों अपना सामान बनाती हैं, और तुम मेड इन चाइना क्यों देखते हो? ठीक है, चाहे तुम एप्पल का फोन ले लो, आईफोन ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, ठीक है, या कोई भी सामान खरीद लो, उस पर पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। समझ गए? रेयर अर्थ मटेरियल, प्री का क्वेश्चन है ये। यस, गुड। नेक्स्ट वन, ज्योग्राफी इज वेरी हेल्पफुल इन ट्रेंड एनालिसिस। लिखो भूगोल ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड के विश्लेषण में, यानी जो चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुड क्वेश्चन, शाबाश, बढ़िया जवाब है। देखो ट्रेंड एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्हाट इन बाय ट्रेंड एनालिसिस? व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? ठीक है, मेंस का क्वेश्चन उठाओगे, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एक ऑफिसर के रूप में तुम्हें बहुत जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तुम्हें पता होगा कि जो चुनाव आयोग होगा वो तुम्हें सबसे पहले, सारे जितने भी तुम्हारे जिले के चुनाव होंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम ऑफिसर बनोगे, तो उसमें जो लीडिंग अथॉरिटी होगी वो तुम्हारी होगी, तुमसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, ठीक है, पूरे जिले की। अब तुम्हें क्या होगा, कई तरह के तुम्हें डाटा दिए जाएंगे। ये बताओ कितनी महिला वोटर हैं, कितने जो है वो इस बार 18 साल के हो रहे हैं जो वोटिंग करने जा रहे हैं, वोटिंग पैटर्न क्या है तुम्हारे यहाँ, ठीक है, किस तरह से वोटिंग पैटर्न होता है, वोटिंग में किस तरह का जो है सेगमेंट, क्या तुम्हारा नक्सलाइट इलाका तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहुबलियों का दबदबा है और जो है लोकतंत्र की जो मूल्य तंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेसी का बेसिक वैल्यूज है, वो डिस्टर्ब होने चली जा रही है। सो ट्रेंड एनालिसिस, जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रेंड एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर महिलाएं वोटिंग पैटर्न में हिस्सेदारी नहीं लेंगी किसी वजह से, धर्म की वजह से, जाति की वजह से, वहां की सांस्कृतिक वजह से, मतलब कि भाई हमारी महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं उठाती, घूंघट बाहर नहीं निकालती, वोट क्या खाक डालेंगी। बट हमारे संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, कल हमने बात की थी ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहीं नहीं लिखा वी द मेल ऑफ द इंडिया, वी द फीमेल ऑफ द इंडिया, कहीं नहीं है। जब हमने प्रियम्बल की पहली लाइन में सिद्ध कर दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, देयर इज विल बी वन यूनिट, दैट इज द पीपल व्हिच रिसाइड्स इनटू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जो भारत की भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, देयर विल बी ओनली वन आइडेंटिटी।
केवल एक ही हमारी पहचान होगी, ऐसा हमने आदर्श रूप से अपने संविधान में कह दिया। और डीपीएसपी के थ्रू, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आगे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत सरकार यही पाने की कोशिश कर रही। और आप कौन होंगे आने वाले टाइम में? आप सरकार के वो हिस्से होंगे, वो सरकार के वो अंग होंगे जो सरकार चाह रही है, जो सरकार जो आदर्श स्थापित करना चाहती है संविधान के अंतर्गत, उसको इंप्लीमेंट करने वाले एजेंट आप होंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इन महिलाओं को शिक्षित करना और इन्हें बाहर निकालना, कि वो बाहर निकल कर आए और राजनीतिक सत्ता में भी अपनी भागीदारी तय करें। जब तक ये भागीदारी तय नहीं करेंगी, तब तक एक पुरुष समाज यानी पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की वुमेन्स के लिए नियम बनाता रहेगा। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। तो सवाल है कि आपको यह तो पता होना चाहिए कि हमारे यहां महिलाओं में पिछड़ापन कितना है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे राजनीतिक शक्ति सशक्तिकरण का हो, और चाहे उनकी जो है वो समाज और राजनीति में भागीदारी की बात हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 243D, कौन सा आर्टिकल 243D के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता। आपको भी पता होगा प्रधानी के चुनाव में तमाम सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती हैं। यस या नो, मुझे बताइए। Yes, so if you want to empower any person, तुम्हें बच्चों को सशक्त करना है, so you must need a data and this data is varied। आपको लग रहा है कि अगर आपने अभी एसडीजी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, केरल में महिलाओं की शिक्षा सबसे ज्यादा है, वुमेन इंपावरमेंट सबसे ज्यादा वहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है। दे आर वर्किंग, रेमिटेंस, वो बाहर जाकर पैसे कमाती हैं। केरल की नर्सों की पूरी दुनिया के मेडिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा डिमांड है। बट व्हेन यू मूव टू द उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड राजस्थान, ठीक है, टीना डावी मान लो राजस्थान में है, अब इनके सामने या जैसे अतहर है, हमने हमारी आपस में बात हुई तो वहां पर जब हमने बात किया तो उन्होंने पंचायतों के लिए बड़ा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है, और वहां पर जो चाइल्ड मैरिज है उसके खिलाफ उन्होंने बहुत काम किए। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने देखें कि वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है, तो सवाल है एक ही देश में जहां पर केरल में महिलाएं ज्यादा पढ़ रही हैं और वहीं पर आप जो है वो आपके बिहार और आपके उत्तर प्रदेश राजस्थान में महिलाओं की जो शिक्षा वो काफी कम है। क्या इसके पीछे केवल एक ही कारक जिम्मेदार हो सकता है? मुझे ईमानदारी से बताओ कि भाई वो नहीं पढ़ रही हैं। क्या वहां का कल्चरल सेटअप, क्या वहां का पॉलिटिकल सेटअप, क्या वहां का ज्योग्राफिकल सेटअप इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? है, राइट, है। अगर आज का पेपर तुमने उठाया होगा, ध्यान से पढ़ने जा रहा हूं, क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आज का पेपर उठाया होगा तो नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा स्कूल जाने के लिए बच्चों को कई पहाड़ियां जो है पार करनी पड़ती हैं। पढ़ा उजांग सर ने पढ़ लिया। बच्चों को कई पहाड़ियां पार करनी पड़ती, यानी स्कूल जाना वहां बहुत ही मुश्किल काम है, ड्यू टू द नॉन कनेक्टिविटी एंड डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन, यानी कठिन भौगोलिक स्थितियों की वजह से और वहां पर सड़कें या जो है लिंकअप पॉइंट ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल बहुत जाने में मुश्किल होती है। और आखिरी में यह देखा गया, रिपोर्ट यह भी कहती है कि बहुत अधिक 5वीं या 6ठी के बाद मां बाप लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल और खतरनाक काम होता है, नदियां पार करके जानी पड़ती हैं। यस या नो? यस या नो? हाँ, टीचर को भी, भाई स्टूडेंट जा रहा है तो टीचर भी तो पहाड़ियां चढ़ के जाएगा। पढ़ा, ये होती है खबरों को अपने साथ जोड़ना। सो क्रिमिनल पैटर्न, क्राइम पैटर्न आपने देखा होगा कई जगह, बाहुबली, ठीक है, क्रिमिनल पैटर्न। अब क्रिमिनल, अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनल आ गया, मान लीजिए किसी के ऊपर रेप के 4 केसेस चल रहे हैं और वो कल को आगे महिला विकास कल्याण मंत्री बन गया, तुम सोचो क्या स्थिति होगी। जिसके ऊपर 4-6 रेप के केस चल रहे हों, अब इसके जो है वो, और वो राजनीति का जो है फायदा उठाते हुए कल को आगे महिला विकास मंत्रालय का हेड बन के बैठा हुआ है, अब बताओ क्या स्थिति होगी, क्या कानून बनेंगे? तुम जरा जो है वो सोच के अंदाजा लगा के देखो। और ये भारत की बहुत बड़ी सच्चाई है। नेक्स्ट वन, वोटिंग पैटर्न। यूथ कितनी वोटिंग कर रहा है, क्या हमारे पैटर्न चल रहे हैं, क्या हमारा आउटपुट है, क्यों लोग जो वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं, क्या उनको कोई डर है, सुरक्षा का खतरा है, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाती है। सो दीज आर द ट्रेंड एनालिसिस आल्सो गिवन बाय द, किसके द्वारा ये दिया जाता है? ये ज्योग्राफी आपको ये ट्रेंड एनालिसिस कराता है। एग्जांपल ले लूं, छोटा सा एग्जांपल, चंबल भिंड मुरैना, यूपी का चंबल और एमपी का भिंड मुरैना। आपको पता है ये क्षेत्र कभी दस्यु यानी डकैतों के लिए जाना जाता था, ठीक है, लेकिन ये डकैत, आपको पता होगा डकैतों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप वहां की ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां की जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है, वो उनके डकैत बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। वहां पर नदियां रेवाइंस बनाती हैं, यानी वहां रेवाइंस यानी महाखड्ड बनते हैं, ऐसे खड़ी खड़ी समतल जमीनें पूरी पूरी कट जाती हैं, यानी मैं वहां एग्रीकल्चर कर नहीं सकता, मैंने आज अपना खेत बनाया है, मैंने कुछ बोया है, रात रात में गायब हो जाएगा।
खेत के खेत गायब हो जाएंगे, ऐसे रेवाइंस बनते हैं। तो मेरे पास एग्रीकल्चर मेरी इकोनॉमी का सबसे बेसिक सोर्स है। मेरे पास जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो मैं एग्रीकल्चर क्या खाक करूंगा, और जब मैं एग्रीकल्चर नहीं कर पाऊंगा तो अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई विल मूव इनटू द अनदर सेगमेंट। ये उनके लिए जॉब की तरह था। जैसे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो वो बोले हम डकैत, खत्म हो गई बात, हम 10 रूप में जाने जाते हैं। और फिर वहां का समाज जो होता है, जहां पर रिसोर्सेस कम होते हैं, संसाधन के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं और संसाधनों पे कैप्चरिंग होनी शुरू हो जाती है। जो समाज होता है वो आपस में सिकुड़ता है, और ऐसी कंडीशन में समाज के अंदर फ्रिक्शंस होते हैं। चाहे वो फूलन देवी का केस हो, जहां समाज की फ्रिक्शन की वजह से लोग बदला लेने की भावना की वजह से दस्यु बनने लगे। बट ये समाज फ्रिक्शन क्यों कर रहा है, समाज में घर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि संसाधन बहुत सीमित है। आज भी जो झांसी की बेल्ट है, जो आपकी चंबल की बेल्ट है, अब तो बहुत ज्यादा जो है वो रिहेबिलिटेट किया गया, बहुत ज्यादा कोशिश की गई। लेकिन जो भिंड मुरैना, अगर आप ग्वालियर के क्षेत्र के रहने वाले होंगे, एमपी में, आप यूपी के रहने वाले होंगे, आप मेरी बात से इत्तेफाक शायद रखते होंगे, मुझे प्लीज बताएं। राइट? क्लियर है? सो दिस इज द ज्योग्राफी। अगर आप समाज की एक बुराई को जानना चाहते हैं तो आपको उसकी ज्योग्राफी पहले चेक करनी पड़ेगी। आखिर रीजन क्या है इसका? राइट? क्या रीजन है कि नर्मदा क्षेत्र के आदिवासी नर्मदा नदी को बचाने के लिए सरकार से भी भिड़ने को तैयार है? आखिर क्या रीजन है उसका? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी इनके सारे के जवाब देगा। क्या तुम मानते हो कि देश में सारा एक वोटिंग पैटर्न एक है? नहीं है। क्या तुम मानते हो कि सभी जगहों पर महिलाओं की स्थिति एक है? नहीं है। क्या तुम मानते हो कि बच्चों के साथ जो भेदभाव है वो पूरे देश में अलग अलग है? यस है। क्या तुम मानते हो कि कई अलग अलग तरह के क्षेत्रों या समाजों में बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ हेटेरोजेनिटी, वहां पर बहुत ज्यादा जो है विषमताएं हैं अलग अलग समाजों में। कहीं पर बच्चे और बच्चियों को समानता मिली हुई है, ऐसे ही भारत में समाज है। और कई ऐसे समाज हैं जहां पर बच्चियों को अभी भी बहुत दमित किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा जो है महत्व नहीं दिया जाता है। आर यू एग्री विद और नॉट? लेकिन अगर कल को डीएम बन के जाते हो, कल को तुम ऑफिसर बन के जाते हो, बिना इस ज्योग्राफी को समझे, बिना उनकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचे, तुम डंडे से इसका समाधान नहीं दे सकते हो। एक थप्पड़ किसी ने मार दिया, डीएम ने, छत्तीसगढ़ में, देखो पूरे देश के सामने माफी मांग रहा था। ठीक है, भले चाहे उसके पास कितनी राइट्स हो। तो आज की डेट में आप तलवार की धार पर बैठे हो भाई मेरे। शादी में गया, एक आध को थप्पड़ मार दिया, देखो क्या हुआ उसका। तो डीएम हो, भगवान नहीं हो। तुम्हें अगर लोगों को समझाना है, मुख्य धारा में लेकर आना है, तो तुम्हें उनके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। डन? आ जाओ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, यानी प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, पूछा था। हाँ या ना? तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? पहली बात, नेचुरल का मतलब है विच इज नॉट क्रिएटेड बाय अस, ह्यूमंस के द्वारा नहीं, विच इज गिवन बाय द नेचर। सबसे बड़ी बात है, नेचुरल का मतलब विच इज गिवन बाय द नेचर, जो हमें प्रकृति ने प्रदत्त किया है। एनवायरमेंट का मतलब होता है अपने आसपास के साथ सहसंबंध स्थापित करना, अपने आसपास के साथ सहसंबंध स्थापित करना। मेक इंटर रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग, मेक इंटर रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग। हम सभी, चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, खरगोश हो, बाघ हो, मनुष्य हो, हर कोई अपने आसपास, अपने सराउंडिंग से अंतर संबंध स्थापित करता है। ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक रूप से अपने आसपास से अंतर संबंध स्थापित करना क्या कहलाएगा? द रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग इज नोन एज नेचुरल एनवायरमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये अंतर संबंध किसी भी तरीके का हो सकता है। मैं तुम्हारा भला कर सकता हूं, मैं एक शेर जो है हिरन के बीच में संबंध क्या होगा? खा जाएगा, प्रीडेशन कर लेगा। आपके सर में अगर जुएं हैं तो क्या होगा? ये जो है वो परभक्षी, पैरासिटिक हो जाएगा। ठीक है, वो आपके जो है खून चूस रही है आपके जुएं, या पेट में आपके कीड़े हैं, ये भी एक संबंध है। वो अपने एनवायरमेंट से जो है पोषक तत्व ले रहा। आपको भले चाहे कितना दर्द हो, लेकिन वो उस कीड़े को मजा आ रहा है, वो अपना आपके पोषक तत्वों पर जिंदा है। ठीक है, तो ये किसी भी तरह हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। बट मूल बात है कि मैं अपने आसपास के पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित कर रहा हूं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, और ज्योग्राफी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, जिसे हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन प्री में आते हैं। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी से तुम्हें इसके साथ साक्षात्कार यानी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्या क्या है जरा देख ले। नंबर 1, फ्लोरा यानी वनस्पति जगत। लिखो, फ्लोरा वनस्पति जगत। फौना जंतु जगत। शशांक त्रिपाठी ने पूछा है वाई नक्सल प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। अब तुम्हें जवाब तुम दोगे मेरे साथ, बस अब इसको खत्म करने दो। आ रहा हूं, सबसे लास्ट पॉइंट वहीं पर है मेरा। ठीक है, आ रहा हूं और तुम ही जवाब दोगे, मैं नहीं जवाब दूंगा।
और ज्योग्राफी में ही नक्सल समस्या, जीएस पेपर 2 में 3 में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको इस समस्या का जो समाधान है वो यहीं पर मिलेगा, ज्योग्राफी उसका समाधान देगा। अब आप मुझे उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट लेके फौना, जंतु जगत, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये सब शब्द हमें एक एक करके जो है वो ये पूरे हमें पढ़ने हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र। कल मैंने इकोलॉजी पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? जो मेरा एनसीईआरटी का चैनल है, ओजांग जीएस एनसीईआरटी, वहां मैंने इकोलॉजी पढ़ाई थी। एक बार उसको देख लेना टाइम मिले तो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जहां क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो हमारा क्या है? चैलेंजेस। प्राकृतिक पर्यावरण को सबसे बड़ा चैलेंज कौन दे रहा है मुझे तुम बताओ। जंगल कौन काट रहा है? जानवरों का शिकार कौन कर रहा है? पेड़ पौधों को काट कौन रहा है? हवा को दूषित कौन कर रहा है? पानी को गंदा कौन कर रहा है? जंगलों को काटने का काम किसके पास है? कौन है वो? कौन है वो? ना तो परमाणु है, ना ध्रुव है, ना डोगा है, ना नागराज है। वो कौन है? मनुष्य है। क्लियर है? होमोसैपियंस। क्लियर है? ह्यूमंस। सो दीज आर द चैलेंजेस। नंबर 1, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल की क्लास किसने किसने देखी? जल्दी से मुझे बताओ। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नुकसान के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या? मैंने एक पॉइंट में आपको बताया है और क्वेश्चन मेंस में आया हुआ, प्री में भी आया हुआ है। प्री में तो अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन। मुझे बताओ, कल भी क्लास में मैंने आपको बताया था, जो जीएस एनसीईआरटी क्लास थी, वहां जहां मैंने एक खबर को बेस बनाते हुए मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द मेन रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लीज लेट मी नो। देखें कल की क्लास किसको याद है? ओजांग सिर्फ एक क्लास नहीं ले रहा है यार, हर तरह से वो जो है तुम्हारे आसपास घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले ऐसे मैं फैलाता हूं, उसके बाद अचानक से समेट देता हूं पूरे कोर्स को। जल्दी बताओ। अनिरव बाबू, ये किसी ने कहा कि 1 ही घंटे क्लास चल रही है। अरे एक नहीं, 2 2 2.5 घंटे क्लास चल रही है। परेशान कहां हो? जल्दी बताओ, जल्दी लिखो। हाँ जी, कल की क्लास किसने नहीं देखी? क्या करना है? जोर से अपने गाल पे, हाँ ठीक है, अपने हाथ से एक सही जवाब दे दो, एक सही जवाब दे दो। ये आ गया निकिता का जवाब। निकिता मीना, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। मुझे वो वर्ड चाहिए, ऑप्शन में वही वर्ड था यूपीएससी प्री में। एक बच्चे का जवाब सही आया। ना 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 ना। मैंने नहीं देखा। क्या करूं? तुम्हारी आंख में सुरभा बना के एक आध वीडियो डाल दूं? अभी वाली टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओजांग हर तरीके से प्रयास कर रहा है। अब तुम कहोगे सर जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो तो एक चैनल क्यों अलग से बना दिया? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत से छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो फ्लो में नहीं है, उन्होंने दिया है साइड में, लेकिन वहां से क्वेश्चन कम वक्त आ रहे हैं। मैंने चंबल वाला क्वेश्चन तुम्हें दिखाया था ना कि कहां से वो क्वेश्चन आया। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। ये पॉइंटर की क्लास नहीं है। जब यहां से जाओ तो कहो एनसीईआरटी है भैया, हो गए, भागे, हमें आगे जाना है। आहा, ये सही जवाब रोहित का, बहुत सही। हो वंडरफुल। कल मुझे बताओ, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हैबिटेट लॉस। हां या ना? जल्दी बोलो। हैबिटेट लॉस, आवास, प्राकृतिक आवास, पर्यावास का नुकसान। हां या ना? मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि नहीं? पूजा का भी जवाब सही है बेटा, बिल्कुल सही है, शाबाश। हां या ना मुझे बताओ। कल जब मैंने इतने छोटे में पूरा चैप्टर मैंने समेट दिया, इतने छोटे के अंदर, पढ़ाया था गौतम कुमार, क्यों नो लिखा तुमने? नेचुरल हैबिटेट कल फॉर्म उसमें था या नहीं था? आप जाओ चैनल पे जाके देखो, जहां पर मैंने करंट अफेयर्स का जोड़ के उसको पढ़ाया है। पूरा नीचे जो लिखा है नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही है, पढ़ाया था। तो जवाब क्यों नहीं आया मेरे पास? जवाब क्यों नहीं आया? तुम तो कितना भी क्वेश्चन पूछो, ओजांग सबके जवाब देगा। ओजांग एक पूछ रहा है तो क्यों तुम्हें जो है पेचिस हो जा रही है? तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। ये टिट फॉर टैट चलेगा भाई मेरे? गला फाड़ के अपना जो है वो हाथ में रख देता हूं, कोई बात नहीं है। देयर इज नो सच टाइमिंग इन द सेकेंड क्लास। दैट इज यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने 10 बार बोल रखा है, कितना तुम्हारे कान में जाके बोलूं?
और क्लास के बच्चों के लिए अलग जो है वो लिंक है, आपने ये देखा होगा, मैंने भी कल उसको चेक किया कि मेरी क्लास से पहले तुम्हारा जो है जो टेलीग्राम ग्रुप है जो क्लास के बच्चों के लिए है उसमें लिंक शेयर की गई है। अब क्या करें, तुम्हारी उंगलियों से लिंक भी हम दबाएं क्या? मैंने कहा था उसके नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ जाएगी, सारी सुविधा तो कर दी है। जैसे मुझे आधा घंटा भी कभी टाइम मिलता है मैं जाके वहां पे क्लास ले लेता हूं। मुझे लगता है कि आज की खबर कोई ऐसी है जो यूपीएससी तुम्हारे काम की है, वो तुम्हारा एक वैल्यू एडिशन क्लास है, वो मेन स्ट्रीम के साथ साथ वो वैल्यू एडिशन करता जा रहा है। मैं कह रहा हूं 4 क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे प्री में सेव कर पाया, 8 नंबर सेव करूंगा तुम्हारे, कम एफर्ट नहीं है उसके लिए, बट एटलीस्ट कम से कम इतना इतने शॉर्ट पॉइंट में नोट्स दिया। तो मुझे बताओ वो पूरे चैप्टर के नोट्स सारी चीजें तुम्हें कितनी लाइन, मुश्किल से 5 लाइनों के अंदर तुम्हें सारा मिल गया था, विद इन 5 लाइन्स। रियली शेम। ध्यान रखो, पढ़ना तुम्हें बहुत कुछ है, याद तुम्हें कुछ नहीं रखना है। तो मैं यहां बैठ के बाबू भैया नहीं करूंगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? अलर्ट रहना पड़ेगा मुझे। मैं 1 घंटा वाकई में जिस अपनी पूरी फ्लो में क्लास ले लेता हूं, पूरे जो है उसको 4-5 घंटे में उसको पचाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़े ध्यान से उसको समझना पड़ता है। मैं वाला टीचर नहीं हूं, हाँ लिखो जमाई लेके, ऐसा नहीं होता हमारे यहां। मैं देखो नॉन स्टॉप बोलता हूं, चले थोड़ा सा ध्यान से, फिर बाद में कहोगे कि एक आईआईटीएन हमारी सीट ले गया, सर आईआईटी वाले ही टॉप करते हैं, हम तो फलनवा वाले हैं, हमारा तो कभी होगा ही नहीं। तुम पहले से ही मान के बैठो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और सोच रहे हो पीसीएस निकाल लेंगे, तो जरा जाके देखो पीसीएस में क्या हालत हो रही है, ठीक है? कितनी भीड़ आ रही है स्टेट एग्जाम में। वैसा थोड़ा ना चले जाओगे तुम्हें बिठा लेंगे वहां पे। जिनकी उम्र जो है वो, जिनका स्टेट वो तो और ज्यादा खतरनाक हो गया है, जिनकी एज 30-32 हो चुकी, यूपीएससी में अटेम्प्ट खत्म हो गया, वो वहां जाके भिड़े पड़े हैं। 40-40 साल की एज है वहां पे, तो वो तो वैसे भी पुराने हैं, हर साल अगर जो है वो 2 किताब भी पढ़ रहे हैं तुमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो लड़ने के लिए थोड़ा हौसला रखो। नेक्स्ट वन, पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आ रही है, वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन। पुष्पेंद्र गौर, द हिंदू का एनालिसिस कर दिया करो। ये करो तो पहली बात वर्ड इस्तेमाल मत करना आज के बाद, ठीक है? और दूसरा, मेरा काम एनसीईआरटी पढ़ाना है, तुम्हें सिखाना है, उसके लिए जो है वो राजन सर काफी हैं, उनके साथ एनसीईआरटी आप जो हिंदू पढ़ना हो हिंदू पढ़ो, और वो क्लास शुरू करेंगे करंट अफेयर्स के, उनके साथ जाओ। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो मेरा काम है, मेरी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कुछ है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, डन है? एनसीईआरटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। अब सवाल है कि आगे हम लोग चलते हैं। नेचुरल सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट वन, द मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अभी पूछा था नक्सलाइट्स, आ गया। देखो तुम्हारे पूछने से पहले मैंने यहां सारा रखा है, तुम जो सोच सकते हो यहां पर है। लिखो प्रॉब्लम्स, द मेन चैलेंज, द मेन चैलेंज। और जाओ प्री में देखो, इसी साल का प्री का पेपर देख लेना, हैबिटेट लॉस वाज अ ऑप्शन, वहां ऑप्शन था क्वेश्चन में। ये जितने पॉइंट बता रहा हूं बहुत ही रिसर्च से निकाले हुए हैं। क्वेश्चन यहां से बार बार रिपीट होते हैं, मतलब इसी तरह के हर साल चेंज करके वो आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। करोगे तुम्हारी मर्जी, नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है बताना। प्रॉब्लम, समस्याएं, मूल समस्या लिखो। भूगोल हमें समस्याओं को समझने और उनके समाधान की तरफ भी हमें ले जाने को प्रेरित करता है। लिखो द मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ज्योग्राफी से हमें क्या प्रॉब्लम, अभी तुम्हें जैसे मैंने 10U यानी डाकुओं की समस्या समझाई कि उसके पीछे ज्योग्राफी और वहां की फिजियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकती है, ठीक है? जब मेरे पास एग्रीकल्चर, मेरी इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो मैं कुछ तो करूंगा ऐसा, कुछ तो ऐसा करूंगा कि मेरी आजीविका चले। समाज बहुत अजीब तरह का ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। नेक्स्ट वन, नंबर 1, टेररिज्म। तुमने कभी सोचा कि जो है वो सबसे ज्यादा, मैंने कहा कि हमारी 3 राज्य और 1 यूटी, इनकी जो है बाउंड्री किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के। कल आपको बताया था पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन कश्मीर में ही सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन क्यों होता, मुझे बताओगे? आपने जब भी देखा, अभी 2 दिन पहले हमारे 2 जवानों की जो है वो शहादत हुई, 2 सिविलियंस मारे गए। लगातार जो है पिछले लंबे समय से जो है वो आतंकवाद का दंश हमारा कश्मीर झेला, जो कभी धरती का स्वर्ग था। तो अब सवाल यह है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान की, बट सबसे ज्यादा टेररिज्म कश्मीर में ही क्यों है? सबसे ज्यादा टेररिज्म का जो डायरेक्ट कॉम्बैट, जो छद्म युद्ध है, प्रॉक्सी वॉर है, वो कश्मीर में ही क्यों है? वाई? नो, दिस इज नॉट ड्यू टू द ज्योग्राफी। ये तो मेरा काम है ज्योग्राफी बताना, बट मैंने कल तुम्हें बताया है
इसका आंसर ज्योग्राफी में है, ये तुम मत मुझे दो ड्यू टू द ज्योग्राफी। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज अ होलिस्टिक थिंग। ज्योग्राफी तुम्हें बताओ क्या चीज छोड़ी मैंने ज्योग्राफी में, सब कुछ तो इसके साथ जुड़ गया, समाज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ तो इसके साथ है। तो यू डोंट से कि दैट इज ड्यू टू द ज्योग्राफी, यू जस्ट टेल मी दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ ज्योग्राफी। नो, नॉट लाइक दैट। ठीक है, नंबर वन, ये जो टेररिज्म को आप देख रहे हो यहां पे, सबसे डिफिकल्ट टेरेन, सबसे कठिन जो भौगोलिक स्थितियां वो वहां पाई जाती हैं। पहली बात, पाकिस्तान के लिए वो एक एम है जिसे आजाद कश्मीर, गुलाम कश्मीर वो कहते हैं। भारत वाले हिस्से को वो गुलाम कश्मीर कहते हैं और इसके नाम पे वो फंडिंग करते हैं, टेरर फंडिंग होती है, वहां पे उनके इमोशंस को हिट करते हैं। बट इसके बाद भी अगर वो इमोशन को हिट कर रहे हैं तो उन्हें बहुत प्रॉस्परस स्टेट कौन सा है, पंजाब है, उसको उड़ा देना चाहिए, या जैसे खालिस्तान मूवमेंट में उन्होंने किया, या राजस्थान या गुजरात, बहुत ज्यादा अमीर स्टेट है, इंडस्ट्री को बर्बाद कर। लेकिन वो कश्मीरी क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्ट ट्रेन। वहां की जो भौगोलिक स्थितियां वो बहुत कठिन है, कठिन पहाड़ियां हैं, तेज बहती हुई नदियां हैं, चिनाब, ये झेलम, ये बहुत तेजी से बहने वाली नदियां टुवर्ड्स मूविंग पाकिस्तान वो जा रही हैं। बहुत ही कठिन वहां हालात हैं, बर्फ से ढकी वादियां हैं, बहुत लंबे समय तक एक हिस्सा ऐसा होता है जो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है बर्फ पे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां की भौगोलिक स्थितियां, बहुत ठंडा क्लाइमेट नंबर वन, ठीक है, जिसे चिल्ले कालान वहां बोलते हैं, पूरा बर्फ से लद जाता है वहां पे। सेकंड जो है, वहां पर जो ऊंची नीची पहाड़ियां, चूंकि वो एक तरह से अगर हम बात करें काराकोरम रेंज का जो हिस्सा है, वहां के पहाड़ बहुत ही सीधी ढाल वाले हैं, और ऐसी कंडीशन में एक वैली है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो वहां से इन्फिल्ट्रेट, कारगिल वॉर में क्या हुआ था, उन्होंने पहाड़ियों पे तो कब्जा कर लिया था, तो अगर आपकी पहाड़ियों पर कब्जा है तो आप पूरी वैली पे कब्जा कर सकते हैं। दूसरा, वहां पे जो है वो पूरी तरह से, जब भूगोल क्या होता है, एक खास तरह की जलवायु है वहां की, खास तरह की जलवायु एक खास तरह की संस्कृति यानी कल्चर को जन्म देता है। पूरे भारत के हिस्से से वो कल्चर बिल्कुल अलग है। तो कल्चर यानी कल मैंने आपको बताया था पहचानों का, जो कश्मीरियत है, जिसे आप लोग वहां कहते हैं ना कश्मीरियत, जमहूरियत, तो जो कश्मीरियत है, कश्मीरियत मीन्स अ डिफरेंट आइडेंटिटी, दे लुक लाइक इन अ डिफरेंट वे, वो अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, उनकी पहचानें अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है। ये पहचानें उनको एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाती हैं, जो शेष हिंदी भाषी या तमाम अन्य भाषी लोगों से उन्हें अलग करती हैं। उनका अपना जो है वो तौर तरीके हैं, तो वो मुख्य धारा से वो मिल नहीं पाते, तो एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं। डिफिकल्ट ट्रेन, आतंकवाद को दबाने के चक्कर में कई सिविलियंस की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में उन लोगों के बीच में एक बहुत ज्यादा जो है वो एक दबाव होता है। तो कई बार जो आइडेंटिटीज होती है ना, आपकी जो अपनी खुद की आइडेंटिटी, वो नेशनल आइडेंटिटीज ऊपर चली जाती हैं कि होगा भारत एक राष्ट्र, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुम कश्मीर है, हमारी तुम्हारी लैंग्वेज एक है, हम दोनों एक ही रिलीजन के हैं, तो हमारी पहचान एक अलग हो जाती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आइडेंटिटीज को हम किस तरह से देखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक भारत का जो सैनिक है वो अपने राष्ट्र के नाम पर, वो भले चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो राष्ट्र के नाम पर शहादत भी दे देता है, वो अपनी जो है वो जान भी दे देते हैं भारत माता की रक्षा करने के लिए, वो उनकी आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, वही आतंकवादी किसी के यहां शरण लेते हैं, किसी के यहां छुपते हैं, हेल्प लेते हैं, जस्ट बिकॉज वहां पर जो आइडेंटिटी मैटर होता है वो नेशनल आइडेंटिटी नहीं होती है, वो बेसिकली अपनी रीजनल या अपनी लैंग्वेज या अपना जो है रिलीजन, इस तरह की आइडेंटिटीज वहां पर महत्वपूर्ण होती है। सो कश्मीरी क्या कहते हैं? कश्मीरी कहते हैं ये बाहर वाले अंदर आ, 370 हटाएगा तो क्या बोले, बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखा था, आर्टिकल 370 उनको क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। तो टेररिज्म कई बार इन सब चीजों का क्या करता है, बहुत इस्तेमाल करता है। सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, जैसे अब इन्होंने नक्सलवाद पूछा था, नक्सलाइट्स, तो नक्सलाइट के केस में क्या होगा, नक्सलाइट तुम देखो भारत के किन हिस्सों में है, तुम जरा ध्यान से देखना, जहां जहां खनिज संसाधन है, जहां जहां कोयला, लोहा, खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, वहीं पर नक्सलवाद है, वहीं पर नक्सलवाद है। आप मैप उठा के देख लो, आप मैप उठा के देख लो, जहां जहां जमीन के नीचे कोयला है, जो लोहा है, खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, वहीं पर नक्सलवाद सबसे ज्यादा है। मेरी क्लास में कभी भी किसी रिलीजन का नाम मत लेना, याद रखना, जो तुम लोग कमेंट कर रहे हो ना, नाम मत लेना। रिलीजन मतलब सिर्फ रिलीजन। Who is right, who is wrong, you are not in the position of identifying the things. You are in position, मेरे साथ तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम को सही तरीके से लर्न करना है, ठीक है। किसी जजमेंट को, तुम जज नहीं बनने जा रहे हो, जजमेंट मत पास करो कि वो वाला ये कर रहा है, वो वाला ये कर रहा है। रिलीजन मीन रिलीजन, मैंने किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया है, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है तुम्हें। अपनी जो लाइन है ना, वो बहुत थिन लाइन लेके ले, हमेशा संतुलन के साथ आंसर लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, उसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार, खुद भारत सरकार और भारत सरकार के लोग, और खुद सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि खनिज निकालने के नाम पर मैं उनकी जंगल, जमीन सब कुछ छीन लूंगा,
उनके अधिकार छीन लूंगा। वो उनकी औरतें तेंदुपत्ता लेने जा रही हैं और वहां पर तेंदुपत्ता के लिए उनका अपहरण कर लिया जाता है, उनके साथ यौन अत्याचार किए जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है। सोच के देखो, कभी ना कभी तो उनके अंदर असंतोष होगा। यानी जो सबसे बड़ी बात है, जब तुम भारत को एक, मैंने इसीलिए क्लास की शुरुआत कहां से की थी, इज इंडिया इज अ पॉलिटिकल यूनिट और डेवलपमेंटल यूनिट और कल्चरल यूनिट और सोशल यूनिट। अब मुझे बताओ, इस भारत के पूरे हिस्से में, इस भारत के पूरे हिस्से में किस बच्चे ने मुझे जवाब दिया था कि यस सर बोथ और वन और एक्स वाई जेड। इस पूरे भारत के हिस्से में मुझे तुम बताओ, क्या विकास, डेवलपमेंट भारत के हर हिस्से में तुम समान पाते हो? हाँ ना जवाब मुझे दो, जवाब दो। क्लियर? तुमने अभी क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा, तो प्रियम्बल में क्या लिखा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहीं आपने डिफाइन किया कि इस वाले को हम करेंगे, इस वाले के लिए नहीं करेंगे? तुम भारत के एक नागरिक हो, शिक्षा का अधिकार किसको होना चाहिए? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क किसके पास होना चाहिए? क्षेत्र विशेष के लोगों को या भारत के सभी नागरिकों को? मुझे जवाब दो। थिंक इन प्रॉपर मैनर। मुझे जवाब दो, भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी का अधिकार होना चाहिए या भारत के किसी एक खास हिस्से के लोगों को यह अधिकार होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो। अगर किसी आदमी का बच्चा बीमार है, वो मरने की कगार पर है, तो यह कहां लिखा है कि अमीर के बच्चे का इलाज होगा? और अगर बस्तर के गांव का है, अगर अबूझमाड़ के गांव का है, तो उसको शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा? तुम मुझे बताओ, भारत के संविधान के किस पन्ने पर यह बात लिखी गई है? एंड यू आर रूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इस भारत के सरकार के द्वारा शासित किए जा रहे हैं। आपके जंगल, जमीन, खनिज, सब पर अधिकार भारत सरकार जता रही है। वो एक संसद में कानून बनाकर आपसे कुछ भी छीन सकती है, आपको कुछ भी दे सकती है। आप मुझे बताइए, कहां है यह बात कि दौलत राम के बच्चे को अच्छे सरकारी अस्पताल या अच्छे स्कूल जो है वो उसको मिलेंगे और अबूझमाड़ के एक बुधई के बच्चे को नहीं मिलेंगे? ये कौन तय कर सकता है? आप मुझे बता दिए है? और आप मुझे बताइए, आप यहां शहरों में बैठे हुए ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बुधई के घर में होते तो आपकी सरकार के प्रति फीलिंग कैसी होती? अगर आपको ना शिक्षा मिलती, ना आपको स्वास्थ्य मिलता और आपके ही परिवार में कोई बिना इलाज के मृत्यु को प्राप्त हो जाता, अगर ऐसा कभी ना हो लेकिन ऐसा होता, तो आपके मन में क्या भावना आती उस शासन के प्रति जो आपको शासित कर रहा है? प्लीज लेट मी नो। आपके अंदर एक असंतोष पैदा होता, आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती, और इसी फीलिंग को अगर मैंने भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली अपने साथ जोड़ लिया होता और मैं बंदूक उठाने के लिए आप कहता, तो आप मेरी उस सेना में शामिल हो जाते या आप मेरे साथ आकर जुड़ जाते, क्योंकि आपके साथ ऐसा गलत हुआ है। आप भी गलत कर रहे हैं। बंदूक उठाना हमारे लोकतांत्रिक वैल्यूज के खिलाफ है, लेकिन सवाल है कि बंदूक उठाने के लिए खुद शासन मजबूर कर रहा है। कहां लिखा है कि सड़क वहां नहीं बननी चाहिए, बिजली वहां नहीं जानी चाहिए, उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलने चाहिए, उनके बच्चों को काम नहीं मिलना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता तो आज प्रोजेक्ट रोशनी क्यों शुरू किया जाता नक्सलाइट इलाकों में, ताकि उनके बच्चों को शिक्षित करके आज उनको नर्स, वार्ड बॉय और तमाम तरह की नौकरी क्यों दी जाती? एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग था प्रोजेक्ट रोशनी, और इतना सक्सेसफुल रहा कि सरकार की फौजें उतना नहीं दबा पाई जितना अब क्या हो रहा है, नक्सलाइट्स को कैडर ही नहीं मिल रहा भर्ती करने के लिए, क्योंकि वो लड़के लड़कियां पढ़कर जो है वो शिक्षा लेकर क्या कर रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं और इनको कैडर ही नहीं मिल रहा, उनको 14-15 हजार रुपए आराम से मिलते चले जा रहे हैं। बहुत देर बाद सरकार को समझ में आया कि बंदूक के दम पर नक्सलाइट आंदोलन को नहीं जबाया जा सकता जब तक विकास की धारा यहां तक नहीं पहुंच जाती। राइट? सो ज्योग्राफी आपको बताएगा इनइक्वलिटी यानी असमानता को समझने में, पुअर्टी को समझने में, राइट, गरीबी को समझने में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना की कमी को समझने में। डन? मजा आया? क्या क्वेश्चन करोगे? अभी कुछ पढ़ाना और भी बाकी है, लेकिन क्वेश्चन कर लो। हाउ ज्योग्राफी इज हेल्पफुल, जल्दी से क्विक। हाउ ज्योग्राफी इज हेल्पफुल इन प्लानिंग। ज्योग्राफी नियोजन में, भूगोल नियोजन में किस प्रकार मददगार है? किस प्रकार मददगार है?
किस प्रकार मददगार है? ऑप्शन दे रहा हूं, कोई भी एक चुन लो। रीजनल यानी क्षेत्रीय, अर्बन यानी शहरी। दो प्लानिंग में से किसी एक को चुन लो, आइदर रीजनल आइदर अर्बन। पहले क्वेश्चन दिया था, अब जल्दी से मेरे सामने मुझे करके दिखा दो, जल्दी से। 5 से 6 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। चलिए शुरू करिए, अगर मेरी बात समझ में आई तो। सोचो मेरे डिबेट को, सोचो। क्वेश्चन लिख लिया? भूगोल किस प्रकार नियोजन यानी प्लानिंग में मददगार है? ऑप्शन दे रहा हूं, आइदर यू चूज द रीजनल आइदर अर्बन, कोई भी एक चुन लो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मुझे 5 पॉइंट जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से। अपनी मर्जी से चुनो। रूरल भी चुन सकते हो, ग्रामीण भी चुन सकते हो, लेकिन अभी ये 2 पे आप लिख लो। क्विक क्विक, 1.5 मिनट और बचा है, जल्दी। आप अपनी कॉपी में लिखो, मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ मैच कर लेना, मैं इसका आंसर भी दूंगा अभी। प्लीज राइट इन योर कॉपी। 1.5 मिनट और टाइम बचा है, जल्दी। क्विक 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 क्विक। लिख लिया? 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड और। कॉपी में लिखो, टाइपिंग मत करो, मेरे साथ मैच कर लेना। तुम भी कहोगे ओजांग सर पहले दिन ही मेंस के क्वेश्चन में घुसा दिए। चलो क्या करें भाई, मजबूरी है, हम तो ऐसे ही हैं भैया। डन? 15 सेकेंड और है। शाबाश गुलशन, वेल डन बेटा, गुड। गुड 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 गुड। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, इसका मतलब स्पीड पकड़ ली। चले? राइट डाउन, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। आंसर राइटिंग की क्लास में तुम्हें सिखाऊंगा आंसर पे कैप्चरिंग कैसे करनी होती है। तुम लोग इसके साथ आंसर राइटिंग की भी क्लास दूंगा। चलो, सबसे पहले भूगोल मेरी सबसे पहले मदद क्या करेगा? भूगोल मुझे उस जगह की, ज्योग्राफी अगर मेरी नॉलेज है तो मुझे सबसे पहले उस जगह की भूगोल और भू आकृति यानी दोनों की हमें नॉलेज मिलेगी। लिखो, नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड फिजियोग्राफी। हमें उस स्थान की, चाहे आप रीजनल कर रहे हो चाहे आप अर्बन कर रहे हो, हमें सबसे पहले उस स्थान के, जैसे मैंने भिंड, मुरैना और मैंने इन सब चीजों का नाम लिया, मुझे नक्सलाइट इलाके में हूं या नॉन नक्सलाइट इलाके में हूं, मैं एक प्रॉस्परस मैदानी इलाके में हूं या पठारी इलाके या पर्वतीय इलाके में हूं, तो मुझे उस जगह के भूगोल और भू आकृति, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे या मैं आपको क्लास में आगे पढ़ाऊंगा। उस जगह के भूगोल और भू आकृति की जानकारी मिलती है, भूगोल और भू आकृति की जानकारी मिलती है। यहीं से आप प्लानिंग शुरू करते हो। ठीक है, जमीन कैसी है, पठारी है, पानी जल्दी निकलेगा या देर से निकलेगा, सिंचाई का कौन सा मॉडल यहां पर कामयाब होगा या कौन सा नहीं कामयाब होगा। ठीक है, हमें क्या यहां पर करनी चाहिए, जमीन कैसी है, जमीन उर्वरक है, जलोढ़ मिट्टी है, यहां लैटराइट मिट्टी है, रेड सॉइल है, तो उसी हिसाब से कृषि का स्वरूप क्या होगा, कृषि को उन्नत करने के लिए मैं कौन सी योजनाएं बनाऊंगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप एक ऑफिसर हो, आप अपने लोगों को इनहेंस करना चाहते हो, उनके जीवन में एक उन्नति लेकर आना चाहते हो, तो आप कैसे लेकर आओगे। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको कल भी बताया था, रिसोर्सेज चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो पूंजीगत हो, चाहे वो मानव हो, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हो। और अगर जब तक मैं संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन नहीं कर पाऊंगा। लिखो, संसाधनों की जानकारी। शाबाश बेटा, श्वेता ने भी बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। कैसी जनसंख्या है यहां पर। ठीक है, इसी के साथ लिखो पर कैपिटा इनकम, वहां पर जो है कितनी प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो यहां लिखो जनसंख्या और जनांकीय, इनकी हमें जानकारी मिलेगी। जनांकी मतलब चरित्र, कैरेक्टर, कितने बूढ़े हैं, कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, मुझे इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पॉपुलेशन लिखो, जनसंख्या और जनांकीय की जानकारी, पर कैपिटा इनकम की जानकारी, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बाजारों को कैसे विकसित करना है हमें।
ठीक है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छी होगी तो हम ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब जैसे दिल्ली और अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली, मुंबई और बिहार की, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है पीसीआई में। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ डिजास्टर। क्या यहां भूकंप तो नहीं आते हैं? क्या यहां चक्रवात तो नहीं आते हैं? क्या यहां किसी और तरह की तबाही तो नहीं हो सकती है? क्या यहां हर साल बाढ़ तो नहीं आती है? तो इसी आधार पर ही तो मुझे अपने शहर का या अपने क्षेत्र का नियोजन करना है। नेक्स्ट लिखो, नॉलेज ऑफ डिजास्टर। भूगोल हमें बनाता है कि किस तरह के यहां पर डिजास्टर यानी यहां पर आपदाएं कौन कौन सी उपलब्ध हो सकती हैं। जंगल है, ऐसा तो नहीं जंगल सूखे जंगल है और आग लग जाती हो, ऐसा तो नहीं है मैं उड़ीसा में हूं हर साल मुझे चक्रवात का सामना करना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं मैं हिमालय क्षेत्र में हूं यहां मुझे भूकंपों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें आपदाओं का जानकारी मिलती क्योंकि आप एज ए ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट करने का काम करोगे। नेक्स्ट वन, हमें जानकारी मिलती कल्चरल सेटअप का। यहां सांस्कृतिक विन्यास क्या है, किस तरह का समाज है सांस्कृतिक विन्यास। क्या लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं या बच्चियों का जो है बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है? क्या यहां पर घूंघट प्रथा तो नहीं है? क्या यहां पर धर्म के आधार पर महिलाओं को पढ़ने लिखने या बात करने की जो है अनुमति नहीं है? या एक प्रोग्रेसिव समाज है जो यहां पर लड़के लड़की दोनों को बराबर समझता है? तो इस तरह के कई प्रश्न आपके सामने आएंगे, उनका जवाब आपके पास किसके पास होगा? कल्चरल सेटअप यानी सांस्कृतिक विन्यास पे। नॉलेज ऑफ सेटलमेंट, किस तरह के आवासीय परिसर है, किस तरह का अधिवास है, लोग किस प्रकार के मकान बनाते हैं, किस प्रकार रहते हैं, क्या वो पावर फैक्टर के साथ है या समता मूलक समाज है, किस तरह से सेटलमेंट होती है। और इसी के आधार पर बता सकते हो कि बेसिकली वहां पर क्राइम ज्यादा होगा, जैसे बच्चों ने बताया इनइक्वलिटी तो कहीं ज्यादा नहीं होगी। वन क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, किस तरह के क्षेत्र में आप हो। आप ये मत समझना कि भारत की जो विविधता है, जो भारत की भूआकृतिक विविधता है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो भारत की असमानता का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप एमपी में हैं, अगर आप जो है कहीं ऐसे जहां प्लेन है, अरे खटाखट सड़कें बनती हैं, दना दना आप जो है निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है पहाड़ियां हैं, तो ना तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलने वाला है, ना इतनी जल्दी सड़कें वहां बन पाएंगी, ना रेलवे का वहां विस्तार हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहां जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी आपकी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। आया मजा? समझ में आया? जितने लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं, इससे ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, वो अपने आप को शाबाशी दें। अगला नहीं लिख पाए तो उसको प्लीज वो समझने की कोशिश करें कि उनसे क्या गलती हुई है। और मेरा जो दूसरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लो। आज रात में भी मौका मिलेगा तो मैं क्लास ले लूंगा, उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसमें बस ओरिएंटेशन है कि अगर कोई मुझे अच्छी खबर लगती है तो मैं उसको लेकर टू द पॉइंट जो है एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि इसमें कहां कहां से इसको पढ़ना है।